नमस्कार। पुनः आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमित कुमार तेवतिया पर। और हम लगातार हिंदी की क्लासेस अपने YouTube चैनल अमित कुमार तेवतिया के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। लॉकडाउन में मेहनत कर रहे हैं ताकि आप घर बैठकर अपने आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी लगातार करते रहें। साथियों, अभी समय मिला, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो हिंदी पढ़ा रहे हैं। पढ़ाना भी चाहिए, लेकिन कम से कम इतना ध्यान, चाहे वो गुरु हो चाहे वो शिष्य हो, उसको रखना चाहिए कि मिथ्या शिष्य गुरु बिन ज्ञान, ध्यान से सुने बात, मिथ्या शिष्य गुरु बिन ज्ञान, भविष्य डूबा निश्चित जान। अर्थात कुछ ऐसे शिष्य जो गुरु पढ़ाना नहीं जानते, उसके लिए भी ये कह दें कि सर बहुत अच्छा पढ़ाया, वो मिथ्या शिष्य है। गुरु बिन ज्ञान, आप हिंदी पढ़ा रहे हो, आप कोई भी विषय पढ़ा रहे हो, तो कम से कम आपको इतना ज्ञान होना जरूरी है कि जब आप एक अध्यापक हैं तो कुछ लोग ऐसे अवश्य हों जो आपसे कम जानते हो। आप हिंदी का सही प्रोनाउंसिएशन नहीं करते, आपका उच्चारण सही नहीं है, आप बोर्ड पर जो हिंदी लिख रहे हैं यूट्यूबर्स वो सही नहीं है, तो आखिर कहां से अध्यापक की क्षमता आपके अंदर है, आप में कहां योग्यता है। तो सबसे पहले मैं ये नहीं कहता कि आपको पढ़ाना नहीं चाहिए, मैं ये भी नहीं मानता हूं कि शिष्यों को पढ़ना नहीं चाहिए। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं, वो सबसे पहले ये अवश्य जाने कि जो पढ़ाया जा रहा है क्या वो सही है, जो बोर्ड पर लिखा गया है क्या वो सही है। ये बहुत पीड़ा का विषय है। हिंदू विश्व गुरु रहा है, और जब हम हिंदी पढ़ाते हुए हिंदी के अध्यापक बोर्ड पर सही नहीं लिखते हैं, हिंदी का जो वर्तनी है उसको सही नहीं लिखते हैं, उच्चारण को स्पष्ट रूप से नहीं बोलते हैं, तो फिर काहे के अध्यापक, भविष्य निश्चित रूप से डूब जाएगा। मैं कामना करता हूं, ये मेरी शुभेच्छा है कि आप लोग अपने जीवन में अपने उच्च पदों को पाएं जिनमें आप तैयारी कर रहे हैं लगातार। लेकिन ये है कि करत करत अभ्यास ते जड़मती हो तु सुजान, जड़मती मूर्ख बुद्धि जड़मती हो तु सुजान, और रस्सी यावत जातते सिर पे पड़त निशान। ऐसा नहीं है कि सीखा नहीं जा सकता है, आप प्रयत्न करें। जब रस्सी के आने जाने से कुएं की मढ़ पर निशान पड़ सकता है, तो बार बार अभ्यास से हम क्यों नहीं सीख सकते। अपनी सीखने की प्रक्रिया को हम शुरू करते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि यदि आप हिंदी की पहले आपने हमारे पाठ नहीं देखे हैं तो आप अमित कुमार तेवतिया यूट्यूब पर लिखें, आपको हमारा चैनल मिलेगा, उसको सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियोस आपको उपलब्ध हो जाएंगी, और वीडियो को आप जो है लाइक करें, यदि कोई कमी है तो उसको आप पूछें, और साथ साथ ये ध्यान जरूर दें कि जो पढ़ाया जा रहा है उसको आप नोट्स के रूप में अपनी कॉपी पर बना लें, ताकि आने वाली परीक्षाओं में आपको कहीं ना कहीं निश्चित रूप से सफलता हासिल हो। इसी कामना के साथ शुरू करते हैं हिंदी की अध्याय 4 की जो आज बात है, वाक्य भेद। आइए, पाठ 4 वाक्य भेद। सबसे पहले वाक्य के विषय में जानते हैं। वाक्य क्या है? सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित, आपेक्षित नहीं बोला जा रहा है, अपेक्षा, अपेक्षित अर्थ प्रकट हो, वाक्य कहलाता है। अर्थात शब्दों का क्रम सार्थक क्रम हो, जिसका कुछ ना कुछ अर्थ स्पष्ट होता हो, वही वाक्य होगा। कोई बोला जाए कुछ समझ में ना आए तो वाक्य कैसा। फिर से एक बार देख लें, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो, वाक्य कहलाता है। अब हम यहां बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है कि वाक्य के अनिवार्य तत्व क्या हैं। अनिवार्य तत्व, हम वाक्य के भागों की बात नहीं कर रहे हैं, वाक्य के प्रकारों की बात नहीं कर रहे हैं। हम पहले ये जानेंगे कि वाक्य के लिए, किसी वाक्य को क्रिएट करने के लिए, सृजन करने के लिए, बनाने के लिए कौन कौन से अनिवार्य तत्व हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसी वाक्य के सृजन में कुल कितने अनिवार्य तत्व होते हैं, तो आप इसका जवाब देंगे 6। कौन से? नंबर 1, सार्थकता। सार्थकता का मतलब है कि कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य हो। ऐसा कोई वाक्य नहीं हो सकता इसका अर्थ ही नहीं है, कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य हो, वो सार्थकता हुई। नंबर 1 हुआ सार्थकता। बात करते हैं नंबर 2, योग्यता, एबिलिटी। वाक्य के शब्दों में प्रसंग के अनुसार अपेक्षित अर्थ प्रकट हो। वाक्य में शब्दों के प्रसंग के अनुसार, अर्थात जैसे आप कहें कि मैंने चावल खाई, तो ये योग्यता नहीं है। चावल के अनुरूप खाई शब्द अयोग्य है। हमने चावल खाए, अब ठीक है। कोई कह सकता है कि मैंने दूध खाया,
दूध के साथ खाया शब्द अयोग्य है। अर्थात वाक्य की एबिलिटी यह है कि हमने दूध पिया, ध्यान रखेंगे, तो इसीलिए शब्दों के प्रसंग के अनुसार ही अर्थ प्रकट हो। बात करते हैं नंबर 3, आकांक्षा। आकांक्षा का अर्थ है इच्छा, अभिलाषा, अर्थात वाक्य अपने आप में पूर्ण हो, वाक्य अपने आप में पूर्ण हो। अब यहां आकांक्षा का क्या मतलब है? अर्थात वाक्य में कहीं भी कोई इच्छा अधूरी ना रह जाए, कि जब आपने वाक्य बोला, जो श्रोता है, जो लिसनर्स है, वो आपसे पूछे कि किसने क्या, अगर वो आप पे प्रश्न चिन्ह लगा देता है तो वो वाक्य अधूरा होगा। हम यहां समझ सकते हैं, जैसे कि पत्र लिखता है, तो अगर आप ये वाक्य बोलेंगे पत्र लिखता है, तो तुरंत इसमें एक प्रश्न दिमाग में उपजेगा, कौन, क्या लिखता है, कौन लिखता है, कौन लिखता है। तो अगर वाक्य, तो ये जो पत्र लिखता है ये एक अधूरा वाक्य है, इसमें स्वतः ही मन में आकांक्षा पैदा हो जाती है, अर्थात हमें आकांक्षा नहीं छोड़नी है। तो हमें लिखना चाहिए कि राम पत्र लिखता है, बिल्कुल पूर्ण वाक्य है। अब यहां आपसे कोई कुछ नहीं पूछेगा, राम पत्र लिखता है, कौन लिखता है, क्या लिखता है, इस सभी की आकांक्षा श्रोता की यहां पूर्ण हुई। अतः हमें किसी भी वाक्य में यहां अगर कहते हैं कि राम खा रहा है, फिर प्रश्न चिन्ह हमने छोड़ दिया, क्या खा रहा है, कहां खा रहा है, तो ये आकांक्षा जो है वाक्य में अपने आप में पूर्ण होना चाहिए, आकांक्षाएं नहीं रहनी चाहिए। तो आकांक्षा एक महत्वपूर्ण तत्व है वाक्य का। बात करते हैं क्वेश्चन, इसमें जो है भाग नंबर 4, निकटता। निकटता का मतलब है पास पास, प्रवाह, निरंतर बोलना, एक फ्लो में बोलना। अब आपने कई बार देखा होगा, जब हम इंटरव्यूज देखते हैं टेलीविजन पर, यूट्यूब पर, तो कई ऐसे हमारे इंटरव्यूअर्स होते हैं जो बोलने वाले हैं कि वो लगातार आपके प्रश्न का जवाब देते हैं, किसी भी शीर्षक पर, किसी भी टॉपिक पर बिना हिचकिचाए लगातार बोल सकते हैं। आप बोल के देखिए, आपको सामने कक्षा में खड़ा कर दिया जाए और कहा जाए कि भारत के विषय में बोलो, तो आप एक बोलेंगे हमारा भारत महान है, उसके बाद आप रुक जाएंगे। अब आप सोच रहे हैं कि दूसरी लाइन क्या बोला जाए। ये रुक रुक कर बोलना निरंतर प्रवाह की दृष्टि से उचित नहीं है, अर्थात वाक्यों में, शब्दों में निकटता होनी चाहिए। अगर आप रुक रुक कर बोलते हैं तो ये भी एक अनिवार्य तत्व को पूर्ण नहीं करता है। अतः हमें और रुक रुक कर बोलना अच्छा भी नहीं लगता है, तो रुक रुक कर बोला जाए। ये निकटता जो है ये बहुत यही सिद्ध करती है कि हमें किसी भी वाक्य को निरंतर प्रवाह में बोलना है, ना कि रुक रुक कर। बात करते हैं अनिवार्य तत्व 5 की, पद क्रम। पद क्रम, वाक्य में पदों का निश्चित क्रम हो। अब अगर मैं यहां आपसे प्रश्न पूछ लूं कि पद कितने होते हैं, पदों के कितने प्रकार हैं बताइए, पढ़े हैं? पदों के 5 प्रकार हैं। पद होते कहां हैं? शब्द को ही पद कहते हैं? नहीं, पहले भी पढ़ाया जा चुका है कि यदि कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयोग हो जाए तो वो पद है। अकेला शब्द पद नहीं होता, वो शब्द है। और यदि शब्द को किसी वाक्य में प्रयोग कर दें तो वो पद कहलाएगा। अब पदों का आप यहां सब देखिएगा कि खेलें आओ में मैदान, खेलें आओ में मैदान, ये सब पद हैं, लेकिन पद उल्टे सीधे हैं, इनका जो क्रम है वो उचित नहीं है। ना बोलने में आसानी है, ना सुनने में अच्छा लग रहा है। क्या होना चाहिए? आओ मैदान में खेलें। अब ये वाक्य जो है बिल्कुल मन को भी संतुष्ट करता है, सुनने वाले ने भी आसानी से समझ लिया कि आओ मैदान में खेलें। लेकिन यहां कहे कि खेलें आओ में मैदान, ये क्या बात हुई? ये बात ये हुई कि इसका जो पद क्रम है वो ठीक नहीं है। तो ध्यान रखेंगे, पदों का निश्चित क्रम होना चाहिए। बात करते हैं नंबर 6 और अंतिम है अनव्यय। अब अनव्यय क्या होता है? अनव्यय का मतलब है मेल। मेल यानी कि वाक्य में लिंग, वचन, पुरुष, काल और कारक आदि का मेल होना चाहिए। आदि का मेल होना चाहिए सब चीजों का। जो लिंग है, जैसे लड़का, लड़की, वचन, लड़के, लड़कियां, पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, काल, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, और कारक हम सब जानते हैं 8 प्रकार के कारक हैं, पढ़ाए जाएंगे आपको। इन सभी का मेल वाक्य में होना चाहिए। हम ये नहीं कह सकते कि लड़के खेलती हैं। अब सोच के देखिएगा, लड़के खेलती हैं, अर्थात यहां लड़के जो शब्द है वो बहुवचन में है, दूसरा पुल्लिंग है, और खेलती हैं क्रिया का जो रूप है वो स्त्रीलिंग है। तो यहां बिल्कुल एक जैसा, लड़के खेलते हैं, अर्थात
मेल होना चाहिए लिंग, वचन, पुरुष, काल और कारक का, यही अनव्य है। और ये महत्वपूर्ण 6 अनिवार्य तत्व हैं: सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, निकटता, पदक्रम और अनव्य। आइए बात करते हैं वाक्य के अंग की। अभी हमने पढ़ा वाक्य के अनिवार्य तत्व, अब देखेंगे वाक्य के अंग। अब ये बातें जो मोटी मोटी बातें हैं इनको पहले लिख लें। वाक्य में होता क्या है? केवल 4 चीजें होती हैं: वाक्य के अनिवार्य तत्व, नंबर 2 वाक्य के अंग, नंबर 3 वाक्य अर्थ के आधार पे, और नंबर 4 वाक्य रचना के आधार पे। केवल 4 बातें होती हैं, मोटी मोटी बातें हैं, इनके विषय में जानना है। अनिवार्य तत्व पढ़ चुके हैं, अंगों के विषय में जानेंगे। इसके बाद में पढ़ेंगे वाक्य अर्थ के आधार पे कितने और वाक्य रचना के आधार पे कितने। बहुत छोटा चैप्टर है। वाक्य के अंग हैं 2, नंबर 1 उद्देश्य, नंबर 2 विधेय। अब उद्देश्य और विधेय दोनों में जानकारी ले लीजिए कि क्या अंतर है, क्या क्या होते हैं। उद्देश्य को आप सब्जेक्ट भी कह सकते हैं, सब बच्चे जानते हैं। कर्ता, किसी भी वाक्य का जो कर्ता है वही उद्देश्य है, अर्थात जिसके विषय में कुछ बताया जाता है, जिसके बारे में कुछ बताया जाता है वह उद्देश्य है। जैसे गौरव खेलता है, तो ये जो बताया जा रहा है किसके विषय में? गौरव के विषय में। कौन खेलता है? गौरव। गौरव खेलता है, तो अर्थात जो गौरव है वो इस वाक्य का उद्देश्य है। गौरव सब्जेक्ट है और यही उद्देश्य है। बहुत आसान है, उद्देश्य सब्जेक्ट होता है। गौरव खेलता है, तो गौरव दिए गए वाक्य में उद्देश्य हुआ। नंबर 2 विधेय, वाक्य का वह भाग जो उद्देश्य के विषय में बताए। उद्देश्य को छोड़ दीजिए, अर्थात दूसरे शब्दों में उद्देश्य को छोड़कर वाक्य का जो भी कुछ भाग बचे विधेय कहलाता है। जैसे गौरव मैदान में खेलता है, तो गौरव तो हो गया उद्देश्य। अब आप गौरव को हाइड कर दीजिए, बाकी जो बचा हुआ वाक्य है, जो शेष वाक्य है, वो पूरा का पूरा विधेय ही कहलाएगा। तो इस वाक्य में विधेय है मैदान में खेलता है। गौरव इस वाक्य का उद्देश्य है। आप उद्देश्य को छोड़ दीजिए, आप सब्जेक्ट को छोड़ दीजिए, जो बचा हुआ भाग है वो पूर्ण शेष भाग वाक्य का विधेय कहलाता है। अब एक बात आप याद रखें, हमने केवल यहां एक शब्द में उद्देश्य को ले लिया, गौरव। यदि अब ये कहें कि पूछ लिया जाता है कभी कभी कि उद्देश्य विस्तार है या विधेय विस्तार है। विस्तार माने बढ़ावा दे देना, किसी चीज को लंबा कर देना। उद्देश्य विस्तार जब उद्देश्य एक शब्द से अधिक शब्दों में प्रयुक्त हो जाए। जैसे लगातार परिश्रम करने वाला व्यक्ति, लगातार परिश्रम करने वाला व्यक्ति सदा सफल होता है। तो इस वाक्य में लगातार परिश्रम करने वाला व्यक्ति, ये जो वाक्य का भाग है ये उद्देश्य विस्तार है, क्योंकि व्यक्ति के विषय में बात हो रही है। इसको यहां भी खत्म कर सकते थे, व्यक्ति सदा सफल होता है तो व्यक्ति केवल इसका उद्देश्य हो जाता। लेकिन यहां व्यक्ति के विषय में किसी भी बात को बहुत लंबा कर दिया गया है। लगातार परिश्रम करने वाला व्यक्ति अर्थात उद्देश्य में विस्तार किया गया, सदा सफल होता है। अब बात करते हैं दूसरे वाक्य में। देखें, यदि विधेय विस्तार की बात हो, पहले आप ये बताएं कि राधा अभी अभी एक बच्चे के साथ उधर गई। इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? राधा, सब्जेक्ट राधा है, तो राधा इसका उद्देश्य है। अब राधा को केवल यहां इतना रहने दिया और आगे अभी अभी एक बच्चे के साथ उधर गई। यहां हम कह सकते थे कि राधा उधर गई, तो लेकिन यहां विधेय को बहुत विस्तारित कर दिया गया है। राधा अभी अभी, तो राधा को यदि आप छोड़ दें, अभी अभी एक बच्चे के साथ उधर गई, ये इसका विधेय विस्तार है। यहां विधेय को विस्तारित कर दिया गया है, विधेय को बढ़ा दिया गया है। हम राधा के लिए, राधा उद्देश्य, यदि कहें कि लंबे लंबे काले बालों वाली लड़की राधा, तो ये किसका विस्तार हुआ? उद्देश्य का, क्योंकि आपने राधा को विस्तारित किया है। राधा की जितनी भी भूमिका है, राधा की जितनी भी आपने उपमाएं दी हैं, वो सब राधा के पीछे लगाई हैं, राधा को विस्तारित कर दिया है। लंबे लंबे काले बालों वाली लड़की राधा, तो उद्देश्य विस्तार हुआ। लेकिन यहां केवल राधा छोटा है, उद्देश्य राधा है, अभी अभी एक बच्चे के साथ उधर गई, अतः यहां विधेय विस्तार किया गया है। आइए जानते हैं वाक्य के प्रकार के विषय में। तो हम बात करेंगे वाक्य भेद के विषय में। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, पूछा जाता है कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं।
लेकिन यहाँ आपको तुरंत रुक जाना चाहिए, पहले ये सुनना चाहिए कि वो अर्थ के आधार पर पूछ रहा है या रचना की दृष्टि से। तो यहाँ यदि वो कहे कि अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार, अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं 8 प्रकार के। कौन कौन से, शुरू करते हैं। नंबर 1, विधानवाचक। विधानवाचक मतलब सिंपल सेंटेंस जिसमें क्रिया का होना पाया जाए, कोई भी काम हो। जैसे आप कह सकते हैं कि राधा खेलती है, राधा खेलती है। आप कह सकते हैं राघव ने दूध पिया। कोई भी वाक्य हो, आप कह सकते हैं कि वर्षा हो रही है। अर्थात कोई भी साधारण वाक्य, कोई भी सिंपल सेंटेंस विधानवाचक होता है। राम खेलेगा, मैं नहाऊंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं सोऊंगा, राधा कार्य करती है, अध्यापक पढ़ाते हैं, कुछ भी आप कह सकते हैं। विधानवाचक वाक्य का मतलब है कि जिसमें कार्य का होना पाया जाए, जिसमें कोई भी कार्य हो रहा हो, साधारण वाक्य हो, वो नंबर 1 विधानवाचक है। नंबर 2, निषेधवाचक। निषेधवाचक में कार्य का ना होना, जिसमें कार्य के ना होने का भाव हो, अर्थात नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में आप कह सकते हैं कि वह नहीं खेलता, मैं पत्र नहीं लिखता, मैं खाना नहीं खाऊंगा, आज दिल्ली नहीं जाना है। ये नकारात्मक वाक्य जो हैं। अब थोड़ा सा इतना ध्यान रखेंगे, जब आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो आपको डीपली ज्ञान होना चाहिए कि नकारात्मक और निषेधवाचक दोनों में अंतर है। नकारात्मक जिसमें काम जो है नहीं होता है, और निषेधवाचक जिसमें मत लगा हो, मत खेलो, मत बोलो, वहां मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। तो जो जहां मत आएगा, जहां मना होती है, जहां प्रोहिबिटेड है, किसी काम को रोकना, जहां मना है, काम पे रोका जाए, फूल तोड़ना मना है, तो यहां ये निषेधवाचक है। लेकिन निषेधवाचक और नकारात्मक दोनों ही इंग्लिश में नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, अर्थात यहां इसको निषेधवाचक कहा गया है। कार्य का ना होना, मत बोलो तो भी ना होना, आपको बोलना नहीं है तो भी ना होना, अर्थात दोनों ही प्रकार से जो नेगेटिव सेंटेंस बनेंगे वो निषेधवाचक वाक्य या नकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। नंबर 3, आज्ञावाचक। आज्ञावाचक में कोई आज्ञा दी जाए, प्रार्थना की जाए या कोई उपदेश दे, ये सभी आज्ञावाचक हैं। जैसे फाइल आगे पहुंचाओ, दरवाजा खोलो, क्या कर, या कि जाओ और पानी लेकर के आओ, जो आज्ञा दी है। प्रार्थना भी हो सकती है, कृपया मेरा ये काम कर दीजिए। उपदेश भी हो सकता है कि बड़ों की आज्ञा का पालन करें। लिखे हुए पे ध्यान ना दें, बोले हुए पर ध्यान दें। आज्ञा या प्रार्थना करना या उपदेश। उपदेश का मतलब है सही मार्ग पर चलने की दिशा यदि कोई बताए तो वो उपदेश होगा। जैसे हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, तो ये आपका है उपदेश हुआ, यह आपका एक आज्ञावाचक वाक्य है। नंबर 4, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में सदैव कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाए, चाहे वो किसी भी इंट्रोगेटिव वर्ड से होता है, क्या, कहां, कैसे, कौन, किसे, किसने, आप कुछ भी कह सकते हैं। क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो, सीता कहां रहती है, तुम्हारा क्या नाम है, तो ये हम सब जानते हैं। प्रश्नवाचक सदैव इस चिन्ह के द्वारा, प्रश्नवाचक चिन्ह के द्वारा वाक्य को दर्शाया जाता है, और जब कोई प्रश्न पूछा जाए तो वो सदैव प्रश्नवाचक वाक्य होगा। नंबर 5, इच्छावाचक। इच्छावाचक वाक्य में या तो कोई इच्छा रखे, जैसे आज मुझे फल खाना है, तो ये इच्छा हुई। कोई आशीर्वाद हो, आशीर्वाद में कि तुम्हारा कल्याण हो, तुम दीर्घायु हो, तुम्हारा भला हो, भगवान तुम्हें लंबी आयु दे, ये आशीर्वाद या आशीष वचन का कोई भी जो वाक्य है वो भी इच्छावाचक है। या शुभकामना, शुभकामना में कि भगवान करे आप तरक्की करें, या मैं आशा करता हूं कि आपका शुभ हो। इच्छा हो, आशीर्वाद हो या शुभकामना हो, ऐसा कोई भी यदि वाक्य होगा तो वो इच्छावाचक वाक्य में आएगा। नंबर 6, संदेहवाचक। संदेह अर्थात जहां बात क्लियर ना हो, डाउटफुल सेंटेंस, जिसमें संदेह या संभावना, संदेह कि हो सकता है आज शाम को बारिश हो, तो यहां संदेह है। संभावना भी यही है कि शायद राम आए, शायद राम आए मतलब पता नहीं है, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है,
तो जहां केवल संदेह या संभावना हो, जहां संदेह होगा, जहां संभावना होगी, वहां संदेहवाचक वाक्य कहलाएगा। नंबर 7 में विस्मयवाचक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। विस्मयवाचक में आश्चर्य, घृणा, क्रोध या शोक, ये हम जब अव्यय पढ़ेंगे तब आपको पढ़ाया जाएगा। विस्मयादि वाक्य आप ध्यान रखेंगे कि हृदय से बिना सोचे समझे उठने वाली कोई बात, वो विस्मयादि वाक्य होता है। विस्मयवाचक इसका जो साइन है, जो एक्सक्लेमेटरी साइन है, वो एक लाइन और उसके नीचे बिंदी लगी होगी, ये होगा। जैसे आश्चर्य, आश्चर्य में आहा, तो इसके सामने ये होगा। घृणा, ओ, ये होगा। क्रोध, अरे, ये जरूर लगेगा। शोक, शोक में आप कुछ भी कह सकते हैं, जैसे कि हाय, लेकिन इसके सामने चिन्ह जरूर लगेगा। आश्चर्य, घृणा, क्रोध या शोक आदि कोई भी यदि किसी वाक्य में प्रदर्शित करता है तो वहां ये साइन लगेगा। जैसे कहें वाह कितना सुंदर हंस है, वाह कितना सुंदर हंस है, वाह क्या ताज है। तो जहां वाह शब्द लगेगा वहां ये जो है विस्मयवाचक वाक्य होगा। लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि इसमें आपको एक लाइन और उसके नीचे एक बिंदी लगी मिलेगी, जिसको हम इसी चिन्ह से आप पहचान सकते हैं। विस्मयादि बोधक चिन्ह ये होता है, पूछा गया है परीक्षाओं में। बात करते हैं नंबर 8 संकेतवाचक। संकेतवाचक को आप शर्त के अनुसार समझें, इसका बोध होगा शर्त का। संकेत से याद नहीं रहता है, शर्त से याद होगा कि यदि परिश्रम करोगे तो सफल होगे। यानी कि सफल होने के लिए पहले शर्त लगा दी गई है कि उसके लिए आपको परिश्रम करना जरूरी है। फिर पुनः देखें आप कि अगर बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी, यानी कि अगर बारिश होगी तो यहां भी एक शर्त है, बारिश नहीं हुई तो फसल अच्छी नहीं होगी। अर्थात शर्त जिसमें होगा, जिसमें कोई भी सेंटेंस दूसरे किसी वाक्य पर निर्भर करता है, यदि किसी शर्त पर निर्भर करता है तो वह संकेतवाचक वाक्य होता है। साथियों, अब हम देखेंगे वाक्य रचना की दृष्टि से कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन आपको बताते चलें कि यदि आपने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको चैनल सब्सक्राइब करने के बाद यदि आप बेल आइकन दबाते हैं तो हमारी आगे आने वाली क्लासेस सब आपको मैसेज मिलेगा। आप लगातार जुड़े रहेंगे, पढ़ते रहेंगे और बिल्कुल इस चक्कर में ना रहें कि भर्तियां हट जाएंगी, लॉकडाउन जब हटेगा अभी बहुत समय लगेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि मात्र उत्तर प्रदेश सरकार ने 2-3 दिन के लिए ऑफिस खोलने की अनुमति बीच में दी और आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का विज्ञापन तुरंत साइट पर आ गया। यानी कि भर्ती बोर्ड भी उतनी ही बेसब्री से इंतजार कर रहा है जितनी बेसब्री हमको और आपको है। आइए बात करते हैं वाक्य भेद में। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3। ये सबसे महत्वपूर्ण है। नंबर 1 सरल या साधारण वाक्य। रचना की दृष्टि से 3 प्रकार के वाक्य हैं। नंबर 1 सरल या साधारण वाक्य, जिनमें एक उद्देश्य व एक विधेय हो। उद्देश्य और विधेय के विषय में हमने अभी जाना है। उद्देश्य काम का करने वाला, विधेय जो किया गया कार्य है, अर्थात काम के करने वाला भी एक हो और वह कार्य भी एक ही कर रहा हो। एग्जाम्पल में समझिए, राम पढ़ता है। राम कार्य का करने वाला अकेला है, पढ़ता है और एक ही कार्य कर रहा है, केवल पढ़ रहा है। सेंटेंस इस वाक्य को बिगाड़ दीजिए, राम पढ़ता है और लिखता है। अब यह सरल वाक्य नहीं होगा क्योंकि उद्देश्य तो एक है परंतु हमने विधेय 2 कर दिए। उद्देश्य 2 कर लीजिए, देखिए राम और श्याम खेलते हैं। उद्देश्य कितने हैं? 2, राम और श्याम। अर्थात यह भी सरल वाक्य नहीं है। सरल वाक्य केवल वह होगा जिसमें एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो। मोहन हंसता है, बिल्कुल सही है। राधा खेलती है, ये भी सही है। एक उद्देश्य और एक विधेय। मुकेश पढ़ता है, एक उद्देश्य एक विधेय। राधा पत्र लिखती है, एक उद्देश्य एक विधेय। अर्थात एक उद्देश्य और एक विधेय के द्वारा बनाए गए सभी वाक्य सरल वाक्य या साधारण वाक्य होते हैं।
नंबर 2, संयुक्त वाक्य, जिन्हें हम कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। संयुक्त वाक्य में जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजकों द्वारा जुड़े हों। अब यहां जब योजकों शब्द आया है तो बच्चा तुरंत सोचेगा, एक छोटा सा डैश जो लगा देते हैं, इस योजक की, ये किसकी जगह आया है? इस योजक के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। जिन वाक्यों में दो सरल वाक्य या दो से अधिक सरल वाक्य योजकों द्वारा, अब योजक क्या, पहचान देखिएगा, और जैसे राम और श्याम, तो यहां जो योजक है वो और है, राम एवं श्याम, योजक एवं हो गया। आप पहचान बिल्कुल लिखिएगा, इसके बिना बात नहीं बनेगी। संयुक्त वाक्य जिस वाक्य में और आ जाए, एवं, तथा, या, अच्छा या की जगह अथवा भी आ सकता है, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर। चारों शब्द आप देख रहे होंगे अंग्रेजी में एक ही होता है, बट माने किंतु, परंतु, लेकिन, पर, किंतु, परंतु, लेकिन, पर आदि। यदि किसी वाक्य में ये शब्द आपको दिख रहे हैं, इन योजकों द्वारा दो सरल वाक्य जुड़े हैं, तो यह संयुक्त वाक्य होगा। जैसे वह सुबह अपने घर से निकला और आया, शाम को लौट आया, तो यह एक संयुक्त वाक्य होगा। यहां आप देख सकते हैं संयुक्त वाक्य में यदि कोई भी ऐसा योजक लगा मिले तो आप इसको जो है पहचान के रूप में, उसने मेहनत बहुत की किंतु असफल रहा, तो यदि इनमें कोई भी शब्द आप देखते हैं पहचान के रूप में किसी दो सरल वाक्यों के मध्य में है, तो यहां संयुक्त वाक्य होगा। बात करते हैं नंबर 3, मिश्रित या मिश्र वाक्य की। बहुत महत्वपूर्ण है ये, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इस अध्याय में यही चीजें हैं। मिश्र वाक्य, जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो, अर्थात दो बातें हो लेकिन एक बात दूसरे पर आश्रित हो। यदि पहली बात ना कहा जाए तो दूसरा अधूरा लगे, इसका ध्यान रखेंगे। लेकिन बात फिर वही पहचान की होगी। पहचान में कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, डैश लगा हुआ है कि जितना कर्म करोगे उतना ही फल पाओगे, दोनों का प्रयोग एक ही वाक्य में होगा। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, दोनों शब्द एक ही वाक्य में होंगे। जब तब, जहां वहां, जिधर उधर, अगर यदि के साथ तो आएगा। यदि आप लगातार मेहनत करते हैं तो सफल होना निश्चित है। यद्यपि, तथापि, यदि आपको किसी भी वाक्य में ये शब्द दिखाई देते हैं या शब्द समूह जैसे जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब तब दिखाई देते हैं, तो वह मिश्र वाक्य की पहचान है, वह मिश्र वाक्य ही है। महात्मा गांधी ने कहा कि जीवन का उद्देश्य अहिंसा होना चाहिए, की से वाक्य को जोड़ दिया गया है। क्योंकि मैंने मेहनत की, क्योंकि मैं सफलता पाना चाहता हूं, क्योंकि से वाक्य जोड़ दिया। जब इनमें कोई भी एक प्रधान उपवाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो तो ये मिश्र वाक्य कहलाता है। अर्थात आप ये समझते हैं यहां एक उद्देश्य प्लस एक विधेय क्या होगा, ये होगा सरल वाक्य। सरल वाक्य प्लस सरल वाक्य, यानी कि यदि दो या दो से अधिक सरल वाक्य हो और वो योजकों द्वारा जुड़े हो तो ये होगा संयुक्त वाक्य। बहुत छोटी छोटी सी डेफिनेशन ये बना सकते हैं आप। यदि नंबर 3 में प्रधान उपवाक्य प्लस आश्रित उपवाक्य, तो अब आपका जवाब यहां होना चाहिए मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य। इस प्रकार से आप बहुत शॉर्ट में भी रचना की दृष्टि से तीनों वाक्यों को पढ़ सकते हैं। तो वाक्य के अनिवार्य तत्व कितने? 6।
वाक्य के अंग कितने? 2। वाक्य अर्थ की दृष्टि से कितने? 8 प्रकार के। और वाक्य रचना की दृष्टि से कितने? 3 प्रकार के। साथियों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये अवश्य बताएं, कमेंट्स करें। आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। और ध्यान रखें कि आपको ये पाठ यदि आप पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से सफलता अवश्य मिलेगी। इसी कामना के साथ जय हिंद, जय भारत।